Hello students, today we are going to continue with chapter number 1 and we are going to deal with the topic alliance systems. जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि एक कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर एंड दे वर फॉर्मिंग देयर अलाइज, फ्रेंड्स बना रहे थे वो. अलायंस सिस्टम भी ऐसा ही कुछ है जिसमें बहुत सारे अलाइज जो हैं वो एक साथ इन कॉम्बिनेशन आ रहे थे और एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फॉर्म कर रहे थे. बट ऑन दी होल देयर वर टू अलायंसेस, वन वॉज वेस्टर्न अलायंस एंड वन वॉज ईस्टर्न अलायंस. ऑब्वियसली दोनों ही सुपर पावर्स ने अलग अलग अलायंस सिस्टम जो है वो फॉर्म किया था. जो वेस्टर्न अलायंस था वो यूएस का अलायंस था, उसमें यूएस को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी, और जो ईस्टर्न अलायंस था उसमें यूएसएसआर को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी. अब अगर हम यहाँ पर स्लाइड में देखें तो अलायंस सिस्टम में लिखा हुआ है कि द टू सुपर पावर्स formed alliance system in order to increase their power. Obviously जब उनको सपोर्ट मिल रहा था, जब उनके फ्रेंड्स एड ऑन हो रहे थे तो उनकी जो पावर है वो भी बढ़ रही थी, उनका आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी बढ़ रहा था. ठीक है, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के लिए सपोर्ट मिल रहा था यूएस को, और सोशलिज्म और कम्युनिज्म के लिए सपोर्ट जो है वो यूएसएसआर को मिल रहा था. नेक्स्ट वाज फॉर गेनिंग देयर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट. ऑब्वियसली जो उनके फ्रेंड्स हैं वो उनको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करेंगे जब इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी कंट्री की, और मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे, आर्मी भी प्रोवाइड करेंगे इन एनी केस जहां पर एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर बनेंगे. अलायंस सिस्टम जो है वो क्लियरली इसीलिए फॉर्म किया गया था ताकि आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको मेंटेन किया जा सके. टू मेन अलायंसेस वर नेटो एंड वार्सो पैक्ट. नेटो जो यूएस का अलायंस सिस्टम था यानी वेस्टर्न अलायंस का पार्ट था, एंड यूएसएसआर का जो अलायंस सिस्टम था दैट वाज वार्सो पैक्ट, और इसको ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं. As you can see further, the Western Alliance system is being defined here. So Western Alliance system में जो मेजर कंपोनेंट था वो नेटो का था. अब नेटो क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रैल 1949 में फॉर्म हुई है. इसमें 12 कंट्रीज थी. अब ये 12 कंट्रीज क्या कह रही थी? ये 12 कंट्रीज कह रही थी कि अगर हम में से किसी एक पर भी अटैक किया गया तो हम उस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए 11 के 11 मेंबर्स उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे. ठीक है, सो वी आर अ ग्रुप, वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप होता है और अगर किसी एक की किसी के साथ फाइट हो जाए तो पूरा ग्रुप जो है वो उस एक के साथ खड़ा हो जाता है. बिल्कुल उसी तरीके से अलायंस सिस्टम भी वर्क कर रहा था, जिसमें अगर किसी एक के भी इंटरेस्ट को हैम्पर किया जाएगा तो बाकी 11 जो है वो साथ में ज्वाइन कर लेंगे. नेक्स्ट जो है ईस्ट और वेस्ट एशिया में भी जो है अलायंस सिस्टम्स थे यूएस के, जिनको सियाटो और सेंटो के नाम से जाना जाता है. साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी कम टू द ईस्टर्न अलायंस, दैट इज द अलायंस ऑफ यूएसएसआर. इसको वार्सो पैक्ट भी कहा जाता है और ये बेसिकली 1955 में एग्जिस्टेंस में आया था, यानी नेटो के कितने साल के बाद. और इसका जो मेन टारगेट था वो एक ही था कि नेटो के जो फोर्सेस हैं उनको काउंटर करना है. नेटो जहां जहां अपने काम को अंजाम दे रहा है वहां पर जाकर के उन कामों को खत्म करना है. बेसिकली अलाइज जो है वो बनने चाहिए ताकि कहीं पर भी यूएस जो है अटैक ना कर सके यूएसएसआर की तरफ या फिर उसके मेंबर कंट्रीज को. नेक्स्ट, अब जो है मेन बात यूरोप की आती है. यूरोप जो है उस पर दोनों की नजर थी. क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच था. अब हम सब जानते हैं जहां पर भी रिसोर्सेज होते हैं वहां ऑक्यूपाई करने की जो कोशिश है वो हमेशा बनी रहती है. कॉलोनियलिज्म का पूरा प्रोजेक्ट ही इसीलिए कैरी ऑन किया गया था ताकि जो कॉलोनीज हैं उनको एस्टैब्लिश किया जा सके और वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा सके. ब्रिटेन भी इंडिया में इसीलिए आया था ताकि इंडिया के जो मेन रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके उनकी अपनी डेवलपमेंट के लिए. तो यूरोप को भी एक मेन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनाया था यूएस ने और यूएसएसआर ने. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो रिसोर्सेज में रिच था. अब यूएसएसआर ने क्या किया? यूएसएसआर ने जो ईस्टर्न साइड थी यूरोप की वहां पर अपने वेपन्स, अपनी आर्मीज डिप्लॉय करने शुरू कर दिए, ये दिखाने के लिए कि वो मेरा पार्ट है.
और यूएस ने क्या किया, यूएस ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से डिवास्टेशन हुआ था यूरोप में, जो प्रॉपर्टी लाइव्स को नुकसान पहुंचा था, उन सबको एड करना शुरू किया, उनकी मदद करनी शुरू कर दी अंडर द मार्शल प्लान। दोनों ने ही पूरी तरह से कोशिश की कि यूरोप जो है वो मेन एरिना बन जाए, अगेन एक एरिया बन जाए कोल्ड वॉर का, जहां दोनों ही सुपर पावर्स अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं और दोनों ही उसे अपना पार्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ जो है देखने को भी मिला, जहां पर दोनों ही एक तरह से ऑक्यूपाई करना चाहते थे यूरोप को और अपना एलाय बनाना चाहते थे। सो एक मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यूरोप इस वजह से बना था। अब हम इतने टाइम से कह रहे हैं कि स्टेट्स ने सुपर पावर्स को ज्वाइन किया, वो एलाय बने, वो फ्रेंड्स बने, लेकिन एक बेसिक बात जो दिमाग में आती है वो इसलिए आती है कि क्यों स्टेट्स को क्या जरूरत है सुपर पावर्स को ज्वाइन करने की, या फिर सुपर पावर्स को क्या नीड है स्टेट्स की। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड में भी 4 मार्कर का क्वेश्चन बनता है ये, कि क्यों जरूरत पड़ती है स्मॉलर स्टेट्स को सुपर पावर्स को ज्वाइन करने की। अब हम एक छोटी कंट्री को इमेजिन करते हैं, किसी अफ्रीकन या एशियन कंट्री को। बेसिकली उसको अपने नेबर से राइवलरी भी है। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं एज प्राइम, तो आज के टाइम पे चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इंडिया को यूएस और रशिया दोनों की नीड है, क्योंकि अगर वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत खराब हो सकता है। तो उसी तरीके से जो स्मॉलर स्टेट्स थे उनको प्रोटेक्शन का एक प्रॉमिस चाहिए था कि अगर हमारे को कोई हार्म पहुंचता है तो वहां पर हमारी हेल्प करने कौन आएगा, सुपर पावर्स आएंगे, क्योंकि उनके पास मनी है, मिलिट्री है, वेपन्स है, एड है, पावर है, तो वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्मॉलर कंट्रीज को। सो प्रोटेक्शन के प्रॉमिस के लिए, वेपन्स की सप्लाई के लिए कि मान लो अगर वॉर हो गई तो वेपन्स कौन सप्लाई करेगा, सुपर पावर्स ही कर सकते हैं। इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, और जो उनके राइवल्स हैं, जो उनके छोटे छोटे दुश्मन हैं या नेबर्स हैं जिनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, उनके अगेंस्ट भी जो है सुपर पावर्स प्रोटेक्ट करेंगे उन्हें। नेक्स्ट वाज दूसरे सुपर पावर को रोकना। अब अगर एक सुपर पावर दूसरी कंट्री पर अटैक कर दे जो छोटी कंट्री है, तो कंट्री तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत छोटी है इन फ्रंट ऑफ द सुपर पावर। तो उसके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए भी दूसरा सुपर पावर जो है वो उन्हें हेल्प करता था। देन मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, गरीब कंट्री है तो इकोनॉमिकली एड कौन करेगा, ऑब्वियसली सुपर पावर करेगी। मिलिट्री सपोर्ट, वेपन्स भी जो है वो सुपर पावर्स ही प्रोवाइड करेंगे। देन आइडियोलॉजिकल रूटिंग, हर किसी को एक आइडियोलॉजी, एक बिलीफ सिस्टम की जरूरत होती है जिसपे वो चलता है। आप लोग भी किसी ना किसी सोच पर जरूर चलते होंगे, कुछ वैल्यू सिस्टम्स पे चलते होंगे। कुछ लोग ऑनेस्टी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, राइट? कुछ लोग जो हैं वो हार्ड वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हर किसी की अपनी आइडियोलॉजिकल रूटिंग होती है। तो ये भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे और इसीलिए इनको किसी की पावर भी चाहिए थी जो उन्हें ये बता सके कि अभी ये आइडियोलॉजी बहुत तेज चल रही है तो कंट्री में इस चीज की डिमांड है और इसी चीज को अप्लाई करना चाहिए। डेमोक्रेसी बेस्ट है या कम्युनिज्म बेस्ट है? अगेन जो रूटिंग्स थी उनके लिए जो है सुपर पावर्स की इनको जरूरत थी। नेक्स्ट, अब सुपर पावर्स को इनकी क्यों जरूरत थी? नेचुरली उनको भी इन्हीं रीजंस से जरूरत थी। रिसोर्सेज के लिए सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑयल, मिनरल्स, ये सब रिच थी इन छोटी छोटी कंट्रीज में, तो उनको ऑक्यूपाई करने के लिए जरूरत थी। देन एक टेरिटरी मिल जाए जिससे वेपन्स लॉन्च कर सके। मान लीजिए ये सुपर पावर है, सुपर पावर का अलायंस है और यहाँ पर दूसरे सुपर पावर का अलायंस है, तो अगर यहाँ पर कोई वेपन लॉन्च करना है तो ये टेरिटरी सबसे क्लोज है टू इफेक्ट दिस वन, राइट? तो इसके लिए एक टेरिटरी भी प्रोवाइड करते थे ये छोटे छोटी कंट्रीज ताकि वो अटैक कर सके ऑन द अदर सुपर पावर। देन स्पाई करने के लिए लोकेशन की वहां हो क्या रहा है नजर रखना भी बड़ा जरूरी था, क्योंकि कभी भी मिसाइल लॉन्च हो गई तो फिर प्रॉब्लम, न्यूक्लियर वॉर। तो स्पाई करने के लिए भी ये छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो हेल्प करती थी सुपर पावर्स को। देन इकोनॉमिक सपोर्ट, हर सुपर पावर जो है वो रिच तो बहुत थे लेकिन बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उनके वॉर में भी जा रहे थे, तो इसलिए उनको मिलिट्री वगैरह के लिए आर्मी, लोग चाहिए थे,
वेपन्स चाहिए थे, कभी कभी छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो सुपर पावर्स को इसमें भी हेल्प कर देती थी। देन आइडियोलॉजिकल रीजंस से ये प्रूव करने के लिए कि मेरी आइडियोलॉजी तुमसे बेटर है, इसके लिए भी जितने ज़्यादा अलाइज होते थे, जितने ज़्यादा छोटी कंट्रीज साथ में होती थी किसी सुपर पावर के, उसकी आइडियोलॉजी जो है वो विन करती थी। नेक्स्ट इज आर्म्स रेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेस? ऑब्वियसली एक कॉम्पिटिशन, ठीक है, जिसमें दो लोग या दो से ज्यादा लोग भागते हैं एंड द वन हु रीचेस द एंड पॉइंट फर्स्ट विंस। सो यहाँ पर भी एक आर्म्स रेस चल रही थी बिटवीन द सुपर पावर्स। अब ये आर्म्स रेस थी क्या? दोनों एक दूसरे को compete कर रहे थे कि मेरा वेपन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा वेपन, देन उससे ऊपर, देन उससे ऊपर। तो एक रेस जो है लग रही थी। जैसे यहाँ पे लिखा है पाइलिंग अप ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू द टीथ, दैट इज टू द टॉप, ओके, एंड कॉन्स्टेंटली प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। वॉर के लिए तैयार रहना कि कभी भी अगर अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, कभी भी वॉर हुआ तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। और बैलेंस ऑफ वॉर जो है वो मेंटेन करना, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना, उस वॉर में बैलेंस बनाए रखना जो है, दैट वाज आर्म्स रेस। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, वो था आर्म्स कंट्रोल। जहां पर हम आर्म्स रेस की बात कर रहे हैं, वहां पर आर्म्स कंट्रोल क्यों जरूरी हुआ? इसके लिए पहले मैं आर्म्स कंट्रोल का मीनिंग बताती हूँ। आर्म्स कंट्रोल का मीनिंग है कि लिमिट कर देना या फिर कुछ तरह के वेपन्स को गिव अवे कर देना जिनसे नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और ये कैसे होता है? कुछ तरीके की ट्रीटीज या कंसाइनमेंट्स साइन करके वो इस चीज को अप्रूवल देते हैं कि अब हम इस तरीके के या बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं वर्ल्ड में, उनको हम रिमूव कर रहे हैं। अब ये क्यों जरूरी हुआ? क्या जरूरत पड़ी आर्म्स कंट्रोल की? जहां हम आर्म्स रेस की बात कर रहे हैं वहां आर्म्स कंट्रोल क्यों? सबसे पहले तो मान लीजिए यूएस को पता है कि यूएसएसआर के पास 100 वेपन्स है, तो वो 101 रखेगा टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर, फिर 102 यूएसएसआर कंपाइल करेगा। तो ट्रीटी साइन की गई ताकि एक मिस कैलकुलेशन ना हो कि उसने तो 1000 वेपन्स पाइल कर लिए, मैं 1001 करूंगा। उससे क्या होगा? वेपन्स ही वेपन्स पाइल अप होते जाएंगे और डिस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी विद इन द कंट्रीज। सो इसलिए मिस कैलकुलेशन ऑफ वेपन्स को रोकने के लिए जो है आर्म्स कंट्रोल को प्रैक्टिस किया गया। द सेकेंड रीजन इज मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो अबाउट द इंटेंशंस ऑफ द अदर साइड। अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, दो फ्रेंड्स के बीच में, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि वो मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, सो दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू द पॉइंट जहां पर दे विल एंड अप इन वायलेंस, राइट। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो सकता था, ये दोनों वायलेंस, न्यूक्लियर वॉर में एंड अप हो सकते थे। सो इसलिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए भी ट्रीटीज को साइन कराया गया। देन गलती से न्यूक्लियर मिसाइल एक्सप्लोड होना, अभी रिसेंटली हमने एक कंट्री में देखा था, ये आपका होमवर्क है, पता करना कि कौन सी अभी कंट्री में रिसेंटली लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर वेपन हुआ था बाय एन एक्सीडेंट। सो ये एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा रिस्की हो जाते हैं इनसे डील करना, क्योंकि अगर तो किसी ओपन एरिया में एक्सप्लोड हो गया तो मान लीजिए नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी लोग जहां पर रह रहे हैं वहां पर एक्सप्लोड हो गया तो अगेन एक बहुत बड़ा लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड प्रॉपर्टी हो सकता है। सो न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी जो है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है। देन किसी सोल्जर ने मान लीजिए गलती से लॉन्च कर दिया, पैर रख दिया, हाथ रख दिया, रिमोट दब गया, या फिर किसी ने जानबूझ के कर दिया ताकि दूसरी कंट्री के साथ वॉर शुरू की जा सके। कंट्रीज के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंट्री के बेनिफिट को छोड़ करके रॉन्ग वे में इंटरप्रेट करते हैं चीजों को, राइट। सो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। देन एक्सीडेंट अगर हो गया, लेकिन अगर एनिमी ने, अगर साथ वाली सुपर पावर ने इसको लॉन्च ऑफ वेपन्स समझ लिया तो क्या होगा? तो वो मिसाइल लॉन्च कर देगा, वॉर शुरू हो जाएगा। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि कुछ तरीके के वेपन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं और उनको पाइल अप करना जो है वो कंट्री के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो व्हाट दे डिसाइडेड टू गिव अप दीज वेपन्स बाय साइनिंग फ्यू ट्रीटीज. Some of them have been mentioned in the book, such as Limited Test Ban Treaty, Anti-Ballistic Missile Treaty, START 1, START 2. ठीक है, तो इनको साइन करके जो है कोशिश की गई कि
आर्म्स कंट्रोल को प्रैक्टिस किया जा सके। ऑलराइट, सो आज की वीडियो यहीं तक थी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी बिगनिंग विद नॉन अलाइनमेंट एंड इंडिया, उसके concerns regarding the non-alignment. If you like the video, then please like it, share, subscribe. Thank you.